हेलो एवरीवन, मैं हूँ यशिका बुरा पवार। आपके सामने क्रैक कैम्प में आपका स्वागत है। देखिए, आज के इस लेक्चर में ग्रुप 16 के हम जनरल ट्रेंड्स की बात करेंगे कि किसका क्या ऑर्डर होगा, थर्मल स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा, आपके पास बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, इसके बॉइलिंग पॉइंट का, वॉलेटिलिटी का, लिक्विफिकेशन का, एसिडिक करेक्टर का, रिड्यूसिंग करेक्टर का, बॉन्ड एंगल का, इनका ट्रेंड क्या होगा, किस हाइड्राइड का कम होगा, किसका ज़्यादा होगा, या किस ऑक्साइड का कम होगा या ज़्यादा होगा, उसके बारे में आज हम बात करेंगे, जो सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चाहे किसी भी लेवल का केमिस्ट्री का पेपर हो, वहाँ पर ये ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। खासकर एक तो जनरल ट्रेंड या फिर जहाँ जहाँ वेरिएशन आपको देखने को मिलेगी वो आपको नोट डाउन करना है आपको, और उसको इंपॉर्टेंट मार्क करके अपनी कॉपी में लिख लेना है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। देखो, मैं ऑक्सीजन फैमिली की बात कर रही हूँ, ग्रुप 16 की बात कर रही हूँ, मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम और पोलोनियम एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ। यहाँ पर जो हम ट्रेंड की बात करेंगे, सबसे पहले हाइड्राइड्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। हाइड्राइड्स मैंने इसके लिख दिए हैं H2O, H2S, सेलेनियम के रिस्पेक्ट में H2SE, H2TE, पोलोनियम रेडियो एक्टिव है, इसको मैंने नहीं लिखा है फिलहाल, ठीक है। अब देखो, आपको इन सभी ट्रेंड के बारे में देखना है। सबसे पहले 1 बाय 1 बात करेंगे और लास्ट में एक टेबल लिखवा दूंगी, वहां से आप डायरेक्टली याद कर लेना और जो एक्सेप्शनल बताऊंगी उसको नोट डाउन कर लेना। अब देखो, अगर मैं यहाँ पर इसी ग्रुप में नीचे की तरफ जाती हूँ, डाउन द ग्रुप अगर मैं बात करती हूँ, डाउन द ग्रुप ऑक्सीजन का क्या है, साइज छोटा होता है और टेलोरियम का साइज बड़ा होता है। तो मैं क्या कह सकती हूँ कि साइज आपके पास डाउन द ग्रुप क्या होता है, इंक्रीज होता है। रीजन क्या है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अंदर 2s2 2p4 कॉन्फ़िगरेशन होता है, सेकंड शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि अगर मैं नीचे बात करती हूँ, यहाँ पर 6th शेल के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं। मींस जैसे जैसे डाउन द ग्रुप अगर आप जाते हो, नंबर ऑफ शेल आपके पास इंक्रीज हो जाती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपका बढ़ जाता है और उसकी वजह से साइज भी क्या हो जाएगा, आपके पास बढ़ जाएगा। अगर साइज बढ़ेगा तो मैं क्या कह सकती हूं कि जो बॉन्ड लेंथ है वो भी आपके पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज आपके पास हो जाएगी। मतलब जो साइज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ के। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है, आपके पास टेलोरियम का है, इसका साइज बड़ा है। तो मैं क्या कह सकती हूं कि जो न्यूक्लियस है उससे लास्ट इलेक्ट्रॉन की इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आपके पास क्या होगी, कम होगी। यहां पर क्या है, आपके पास ये न्यूक्लियस है, 6th शेल के अंदर आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब यहां से इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आपके पास बढ़ जाएगी। अगर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस अगर आपके पास बढ़ रही है तो आप क्या कह सकते हो कि बॉन्ड लेंथ भी आपके पास बढ़ेगी, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ भी आपके पास बढ़ेगी। अब पहली टर्म जो इंपॉर्टेंट है, यहां से शुरुआत करते हैं, वो आपके पास क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि उतनी एनर्जी, कितनी एनर्जी जो बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए यूज की गई, वो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है। ध्यान से सुनो, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या है, बॉन्ड को डिसोसिएट, डिसोसिएट का मतलब होता है तोड़ने के लिए, बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी आपने लगाई है वो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपके पास हो जाएगी। अब देखो, आपको ये देखना है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किस हाइड्राइड की कम होगी, किसकी ज्यादा होगी। तो देखो, अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है, हाइड्राइड है आपके पास, जिसका साइज क्या है, छोटा है, यहां पर साइज क्या है, आपके पास बड़ा है। अगर साइज छोटा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास ज्यादा है, आपके पास अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो बॉन्ड भी कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी, आपको ज्यादा देनी पड़ेगी। इसका मतलब अगर मॉलिक्यूल छोटा है तो वहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपके पास क्या होती है, ज्यादा होती है। और अगर मैं टेलोरियम वाले केस में बात करती हूं तो यहां पर साइज बड़ा होने की वजह से, बॉन्ड लेंथ आपके पास ज्यादा होने की वजह से, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस है, इसके बीच में अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर इंटर न्यूक्लियर
अट्रैक्शन आपके पास कम है तो मैं क्या कह सकती हूँ, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कैसा है, लूजली बाउंड है। अगर लूजली बाउंड है, आप थोड़ा सा एनर्जी दोगे, ये वाला बॉन्ड फटाफट से ब्रेक हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आपके फटाफट से रिलीज हो जाएंगे। इसका मतलब जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आप जा रहे हो, साइज बढ़ने की वजह से और बॉन्ड लेंथ बढ़ने की वजह से आपके पास लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है वो बड़ा इजीली आपके पास ब्रेक हो जाता है। अगर इजीली ब्रेक हो रहा है, इसका मतलब क्या है, थोड़ी सी एनर्जी ही देनी पड़ी तभी आपके पास ब्रेक हो गया। मतलब डाउन द ग्रुप जाने पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है आपके पास। तो मैं क्या कह सकती हूं, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड लेंथ, और बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपके पास होती है। आप डायरेक्टली इस चीज को याद रख सकते हो। अगर मैं तीनों का ट्रेंड लिखने की बात करती हूं तो कैसे लिखोगे, आपके पास H2O है, H2S है, H2 आपके पास सेलेनियम है, आपके पास इधर टेलुरियम का हाइड्राइड है। देखो डाउन द ग्रुप गए हो, लेफ्ट टू राइट गए हो, डाउन द ग्रुप आप ऑक्सीजन से टेलुरियम की तरफ, साइज बढ़ा, इसका मतलब ये वाला किसका ट्रेंड हो गया, आपके पास साइज का हो गया। अगर मैं किसकी बात करती हूँ, बॉन्ड लेंथ की, दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बॉन्ड लेंथ का भी आपके पास क्या हो जाएगा, यहां पर आपके पास बढ़ जाएगा। अगर मैंने बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का कहा, जो ट्रेंड साइज का रहेगा उससे ठीक उल्टा रहेगा। आप क्या कर सकते हो, वाटर का यहां पर ज्यादा होगा, फिर इसका ज्यादा होगा, फिर आपके पास इसका ज्यादा होगा, क्या, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मतलब डाउन द ग्रुप अगर आप जा रहे हो तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपके पास क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। किस वजह से, साइज और बॉन्ड लेंथ की बढ़ने की वजह से। आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम ना रही हो। इसके बाद देखो अगला जो आपके पास है, थर्मल स्टेबिलिटी है। थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब देखो क्या है, अगर कोई चीज आपके पास, कोई बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो रहा है, ध्यान से सुनना, अगर बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो रहा है तो उसका मतलब क्या है कि वो स्टेबल नहीं है। अगर बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इतनी ज्यादा है, बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है कि इसका मतलब क्या है कि वो ज्यादा स्टेबल आपके पास मॉलिक्यूल होगा। समझ आ रही है ना बात, मैं क्या कह रही हूं, अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, मतलब बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, आपको बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी देनी पड़ रही है। और एनर्जी कब ज्यादा देते हो, जब कोई मॉलिक्यूल आपका स्टेबल होता है। ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी तो इसका मतलब क्या है, स्टेबिलिटी क्या होगी उसकी, उतनी ही ज्यादा आपके पास होगी। और अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, इसका मतलब क्या है, फटाफट से इलेक्ट्रॉन टूट रहा है, उसकी स्टेबिलिटी आपके पास क्या है, कम है। तो दोनों का आपके पास जो रेशो है वो आपके पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। आप क्या कहोगे, डाउन द ग्रुप जाओगे, डाउन द ग्रुप जाओगे, साइज आपके पास बढ़ेगा, साइज बढ़ने का मतलब है बॉन्ड लेंथ आपके पास बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ने का मतलब है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी आपके पास कम है। अगर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, इसका मतलब क्या है कि उसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी आपके पास क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो आप यहां से डायरेक्टली याद भी रख सकते हो कि थर्मल स्टेबिलिटी है साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कंफ्यूज नहीं है, बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग होगा, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ी, तो मैं कह रही हूं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, अगर किसी चीज को, कोई चीज टूट ही नहीं रही है, इतनी एफर्ट्स आपको करने पड़ रहे हैं एनर्जी डाल के, तो क्यों नहीं टूटती है, क्योंकि वो स्टेबल होती है। अगर जितना ज्यादा आपका स्टेबल होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी ही देनी पड़ती है आपको। तो ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसको जरूर याद रखना, पेपर में बहुत बार पूछता है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और उससे भी ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपसे पेपर में पूछता है हाइड्राइड्स के केस में। ठीक है, तो यहां तक आई थिंक किसी को भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, मैं आपका डाउट को जल्दी से जल्दी क्लियर करने की कोशिश करूंगी। आगे देखो, एसिडिक स्ट्रेंथ की मैं बात करूंगी। एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है,
एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा अच्छा होता है? जो प्रोटोन को जितना इजीली आपका रिलीज कर दे, मतलब हाइड्रोजन जितना इजीली निकल जाएगा आपके पास, इसका मतलब एसिडिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, एसिडिक कैरेक्टर उसका उतना ही ज्यादा होगा। तो फिर से नीचे आओ, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाओगे क्या होगा आपके पास? साइज आपके पास बढ़ेगा। अगर साइज बढ़ेगा तो मैं क्या कह सकती हूं? बॉन्ड लेंथ आपके पास बढ़ेगी। बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, इसका मतलब जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो आपके पास क्या हो रखी है? ज्यादा हो रखी है। मींस इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंडेड हो रखा है। अगर इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंडेड है तो इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन क्या होगा? इजीली निकल जाएगा, प्रोटोन आपका इजीली निकल जाएगा यहां से। क्यों? क्योंकि H की बात हो रखी है तो यहां पर H पॉजिटिव बाहर क्या हो जाएगा? इजीली निकल जाएगा हाइड्राइड से। तो मैं क्या कहूंगी? डाउन द ग्रुप जाने पर साइज के बढ़ने की वजह से आपके पास अट्रैक्शन न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में आपके पास कम हो जाएगी और वहां से प्रोटॉन को निकालना इजी हो जाएगा। और जितना इजीली प्रोटॉन निकल जाएगा तो मैं क्या कहूंगी? उसका आपके पास एसिडिक कैरेक्टर है वो उतना ही ज्यादा हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हो कि साइज बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो उसकी वजह से एसिडिक प्रोटॉन को निकालना उतना ही इजी हो जाएगा और उसी की वजह से एसिडिक कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा? उतना ज्यादा उसका हो जाएगा। मतलब नीचे वाला हाइड्राइड है, इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, आपका वाटर का एसिडिक कैरेक्टर आपके पास क्या रहेगा? कम रहेगा। ये जनरल ट्रेंड आपके पास है। ठीक है, इसके बाद देखो रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करूंगी। रिड्यूसिंग कैरेक्टर हाइड्राइड के केस में अगर मैं बात करती हूं बिल्कुल सेम चलेगा। क्यों? रिड्यूसिंग किसको मैं कहूंगी? जो आपके पास हाइड्रोजन को इजीली रिड्यूस कर देगा, इजीली बाहर निकाल देगा। हाइड्रोजन जितना इजीली निकलेगा इसका मतलब क्या है? वो उतना ही इजीली रिड्यूस हो रहा है आपके पास। ठीक है, उसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी उतनी ही ज्यादा अच्छी है। तो डाउन द ग्रुप आपके पास रिड्यूसिंग कैरेक्टर है हाइड्राइड के केस में, वो भी आपके पास क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रिड्यूसिंग कैरेक्टर में हाइड्राइड्स के बारे में बात करती हूं, हाइड्राइड के केस में आप क्या कहोगे कि प्रोटॉन का निकलना इजी हो जाता है जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, ऑक्सीजन से टेलुरियम की तरफ जाते हैं। जितना इजीली आपका प्रोटॉन निकल जाता है, हाइड्रोजन आपका निकल जाता है, आप कहोगे रिड्यूसिंग कैरेक्टर उतना ही इजी आप ज्यादा उसका आपके पास होगा, जितना इजीली वो H को दे देगा आपके पास। तो मैं क्या कहूंगी? डाउन द ग्रुप जाने पर रिड्यूसिंग कैरेक्टर भी क्या हो रखा है? आपके पास बढ़ रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा है, रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो भी आपके पास ज्यादा है। किसके केस में? हाइड्राइड के केस में। मैं ये बार बार क्यों बोल रही हूं हाइड्राइड के केस में? क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन और आता है जब हम किसकी बात करते हैं? इसके ऑक्साइड्स की बात करते हैं। जैसे SO2 की बात की, SeO2 की बात की, टेलुरियम के ऑक्साइड की अगर मैंने बात की। ऑक्साइड के केस में अगर मैं रिड्यूसिंग कैरेक्टर की बात करती हूं, वो ठीक अपोजिट काम करते हैं और दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं, कॉम्पिटिशन्स में भी आ चुके हैं आपके पास। अलग अलग तरह के मैक्सिमम MSc लेवल का है, नेट लेवल का है आपके पास, या CTET, HTET आपके पास, CTET तो नहीं, आपके पास HTET है, UPTET है। इन तरह के सारे पेपर्स के अंदर यहां से ये ट्रेंड पूछा जाता है। ध्यान से सुनो, अगर मैं हाइड्राइड का केस ले रही हूं तो मैं क्या एक्सप्लेनेशन देती हूं? डाउन द ग्रुप जाकर हाइड्रोजन साइज के बढ़ने की वजह से प्रोटॉन इजीली निकल जाता है और प्रोटॉन जितना इजीली निकलेगा तो मैं क्या कहूंगी? उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर उतना ही अच्छा है। तो डाउन द ग्रुप जाने पर हाइड्राइड के केस में रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता है। लेकिन जब मैं ऑक्साइड की बात करती हूं, ऑक्साइड में हम क्या कहेंगे कि डाउन द ग्रुप जाकर, क्योंकि मैंने जब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की थी लास्ट लेक्चर में, तो हमने देखा था जनरल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 से +6 के बीच में लाई करती है। और यहां पर एलिमेंट है सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, ये क्या शो करते हैं? +2, +4, +6 जनरली शो करते हैं, आपके पास पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब देखो, जैसे जैसे डाउन द ग्रुप, इस लाइन को याद रख लेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रीजन देने के काम आएगी। जैसे जैसे मैं डाउन द ग्रुप जाती हूं, इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका उतना ही डोमिनेट होता चला जाता है।
डाउन द ग्रुप जाती हूं, इनर्ट पेयर इफेक्ट आपका डोमिनेट करता है और इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जैसे जैसे नीचे जाती हूं आपके पास +6 ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी है वो आपके पास डिक्रीज होती चली जाती है। दोबारा से सुनो, आपके पास क्या कहा, डाउन द ग्रुप जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट डोमिनेट करता है, मींस इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से जैसे मैं डाउन द ग्रुप फैमिली के अंदर जाती हूं 16 ग्रुप फैमिली में, तो आपके पास हायर ऑक्सीडेशन स्टेट मींस +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। और जो आपके पास लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट है, चाहे +2 हो या +4 हो, उनकी स्टेबिलिटी आपके पास क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। और +6 की स्टेबिलिटी यहां पर रिड्यूस होती है, इसी वजह से यहां पर रिड्यूसिंग करेक्टर आपके पास है वो भी क्या हो जाता है, आपके पास डिक्रीज हो जाता है। किसकी वजह से होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी भी घटती है, इसी वजह से रिड्यूसिंग करेक्टर ऑक्साइड के केस में क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज होता है। आई रिपीट, हाइड्राइड के केस में साइज की वजह से हाइड्रोजन इजीली बाहर निकलता है तो रिड्यूसिंग करेक्टर आपका बढ़ता है, लेकिन अगर मैं ऑक्साइड के केस में बात करती हूं तो डाउन द ग्रुप जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी कम हो जाती है और उसकी स्टेबिलिटी कम होने की वजह से रिड्यूसिंग करेक्टर भी कम हो जाता है। समझ आई? यहां से बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार रिपीट आपके पास होता है, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछता है कि सेलेनियम का ऑक्साइड आपके पास है और एक टेलुरियम का ऑक्साइड है। मैंने क्या कहा, डाउन द ग्रुप जाने पर ऑक्साइड के केस में +6 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, इसीलिए रिड्यूसिंग करेक्टर भी आपका डिक्रीज करता है। आप क्या कह सकते हो, नीचे जाने पर रिड्यूसिंग करेक्टर कम हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका रिड्यूसिंग करेक्टर कम होने का मतलब क्या है कि अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ऊपर वाले का रिड्यूसिंग करेक्टर ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। और ये पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि जो सेलेनियम ऑक्साइड है वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है और टेलुरियम ऑक्साइड है वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। क्यों करता है, वो आपका रीजन मैंने अभी अभी आपको बताया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ के हर लेवल के क्वेश्चंस के लिए, तो इनको बड़े ध्यान से नोट डाउन करना। इसके बाद बात करते हैं अगले ट्रेंड की। अगला क्या है, एसिडिक करेक्टर की बात कर चुके हैं, रिड्यूसिंग करेक्टर की बात कर चुके हैं। हम देखो बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट में क्या है, जैसे जैसे में साइज बढ़ता है आपके पास बॉइलिंग पॉइंट आपके पास क्या होता है, वो भी बढ़ता चला जाता है। एक्सपेक्टेडली इन जनरल क्या होता है, साइज बढ़ता है, मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट आपके पास बढ़ता है क्योंकि ये वाटर लिक्विड की तरह एग्जिस्ट करेंगे आपके पास। तो यहाँ हम बॉइलिंग पॉइंट की ज्यादा बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की बात नहीं की जाएगी। तो मुझे क्या कहना चाहिए कि ये मेरे पास है, इसके बीच में आपसे ऑर्डर पूछता है कि आप ये बताओ कि किसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, किसका ज्यादा है। आप क्या कहोगे, डाउन द ग्रुप गए, ऑक्सीजन से टेलुरियम की तरफ गए, साइज बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए था। तो क्या होना चाहिए था, इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर आपके पास इसका। लेकिन ऐसा नहीं देखा गया। किसके केस में, जब आपने H2O और H2S के केस में देखा, आपने देखा कि होना तो चाहिए क्या था कि H2S, क्योंकि सल्फर का साइज बड़ा है इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहां पर वाटर का आपको ज्यादा देखने को मिलता है। रीजन क्या है आपके पास, वो रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। आपको पता है ऑक्सीजन का साइज छोटा होता है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके पास होता है ऑक्सीजन, इसी वजह से हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को फॉर्म करता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, तो यहां पर इसीलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के प्रेजेंट होने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा आपका, लेट अचीव होगा, ज्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट H2S के केस में आपके पास क्या होता है, ज्यादा होता है। इसको स्टार करके लिख लेना, अलग से क्वेश्चन भी पूछता है, ट्रेंड में भी क्वेश्चन पूछता है। क्लियर?
इसके बाद देखो आगे हम बात करेंगे बॉन्ड एंगल लिक्विफिकेशन और वॉलेटिलिटी की। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पहले बॉन्ड एंगल की बात करते हैं, इसके बाद ये दोनों सेम सेम रहेंगे थोड़ा सा, ठीक है। बॉन्ड एंगल की बात करते हैं। जैसे अगर मैंने सिंपल एग्जांपल लिया, किसका, वाटर का एग्जांपल लिया। नॉर्मली क्या है, वाटर का आपके पास 104.1 है, या आपके पास बॉन्ड एंगल है, इधर 91.2 समथिंग होता है, यहाँ 91, 90 आपके पास बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है। एग्जैक्ट थोड़ा बहुत 0.1 का ऊपर नीचे हो सकता है यहाँ पर। मेन बात क्या है, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो बॉन्ड एंगल आपके पास क्या हो जाता है, डिक्रीज होता चला जाता है। रीजन आपको एक्सप्लेन करना है, और सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो वाटर के केस में आपसे पूछे जाते हैं कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना ज्यादा है आपके पास, सॉरी क्या नाम है इसका, बॉन्ड एंगल वाटर के केस में क्या है आपको ज्यादा देखने को मिलता है। तो वो क्यों देखने को मिलता है, ये क्वेश्चन आपसे जनरली पूछा जाता है। अब देखो ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन इसके साथ आपके पास लगे हैं, और आपको पता है 2 यहां पर क्या होता है, 2 लोन पेयर आपके प्रेजेंट होते हैं। अब देखो ऑक्सीजन का साइज छोटा सा है, अगर छोटा सा साइज है तो यहां पर जो लोन पेयर प्रेजेंट है वो भी क्या होते हैं, पास पास आपके पास होंगे। एक यहां पर होगा, एक ऑर्बिटल यहां होगा जहां इलेक्ट्रॉन लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट है। तो इसके छोटे साइज की वजह से यहां लोन पेयर आपके पास ऑर्बिटल पास पास होते हैं, और उसकी वजह से लोन पेयर रिपल्शन आपको पता है सबसे ज्यादा होता है। तो यहां पर लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से आपके पास बढ़ने की वजह से बॉन्ड एंगल भी बढ़ जाता है। बात समझ आई। वाटर के केस में अगर मैं बात करती हूं ज्यादा बॉन्ड एंगल क्यों होता है, क्यों, क्योंकि साइज छोटा है, ऑर्बिटल्स हैं जहां पर लोन पेयर आपके पास प्रेजेंट है वो पास पास होंगे, और लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा आपको देखने को होता है। ये आपने ऑर्डर पढ़ा होगा, लोन पेयर के बीच में रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के केस में होती है, फिर बॉन्ड पेयर के केस में आपको होती है। तो आप क्या कहोगे, साइज छोटा होने की वजह से ऑर्बिटल्स जहां पर लोन पेयर आपके पास मौजूद है वहां पर क्या होगा, ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर देखने को मिलेगा, रिपल्शन बढ़ेगा। रिपल्शन जितना ज्यादा होगा तो उसकी वजह से बॉन्ड एंगल भी क्या हो जाएगा, आपके पास ज्यादा हो जाएगा। तो इस वजह से वाटर का बॉन्ड एंगल आपका ज्यादा ऑब्जर्व होता है, और डाउन द ग्रुप जाओगे बॉन्ड एंगल आपका डिक्रीज होता चला जाता है। इसके बाद देखो लास्ट प्रॉपर्टी आपकी रह गई है लिक्विफिकेशन और वॉलेटिलिटी। दोनों का ट्रेंड एकदम उल्टा है, रीजन सेम है, उल्टा है। लिक्विफिकेशन का जो ऑर्डर होगा ठीक उससे रिवर्ट किसका होगा, वॉलेटिलिटी का होगा। ध्यान में रखना, लिक्विफिकेशन से ठीक उल्टा आपके पास। तो लिक्विफिकेशन को समझना बहुत जरूरी है, सिंपल ऑर्डर नहीं है, थोड़ा सा घुमा के आगे पीछे होता है। अगर आपने एक बार सीख लिया कि कैसे हम लिक्विफिकेशन को चेक करते हैं तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। ध्यान से सुनना, जब भी लिक्विफिकेशन का ऑर्डर आपसे पूछता है, कोई भी ट्रेंड आपको दे दिया, मान लिया यही आपको ट्रेंड दे दिया गया H2S, H2SC, H2TE, मैंने पूछा इसमें आप बताओ लिक्विफिकेशन का सही ऑर्डर क्या होगा। तो जब भी कोई आपके पास इस तरह से डाटा दिया जाए तो आप क्या बताओगे, सबसे पहले चेक करोगे क्या वहां पर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रखी है। सबसे पहले चेक करना है, जो भी आपको जिसका भी ऑर्डर वेरी करने के लिए पूछा गया है आपसे, आप ये देखो कहां, क्या किसी मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, इफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज देयर, देन ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हैव द ग्रेटर लिक्विफिकेशन, या इट कैन इजीली लिक्विफाई। आपका जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, आप क्या कहोगे, लिक्विफिकेशन वो उतना ही इजीली कर लेता है, लिक्विफाई उतना ही इजीली आपके पास होगा। तो देखो लिक्विफिकेशन के लिए पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग चेक करो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस केस में कहीं पर भी नहीं होगी। कहां होगी, वाटर के केस में होगी। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन दिया गया है, और ऑक्सीजन का साइज छोटा है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। उसी केस में आपके पास क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है।
इसका मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये क्या होगा, इजीली लिक्विफिकेशन करेगा। तो इसका मतलब इसका लिक्विफिकेशन में इसका नंबर क्या आ जाएगा, सबसे टॉप पे आ जाएगा। अब बात किसकी आती है, इन तीनों की बात आती है। एक H2S है, H2SC है, H2TE आपके पास है। इसको कैसे ध्यान करोगे, सबसे पहले चेक किया हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई तो वो क्या करेगा, आपके पास इजीली लिक्विफाई करेगा। ठीक है, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो क्या किस पे डिपेंड करेगा, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। जहां वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे वहां पर लिक्विफिकेशन उतना ही इजीली होगा। पहला फैक्टर देखना है अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जहां पर होगी वहां पर लिक्विफिकेशन सबसे ज्यादा होगा, इजीली आपके पास होगा। जैसे वाटर का केस यहां पर है तो वाटर टॉप पर आपके पास आ गया। उसके बाद आपको चेक करना है वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां पर ज्यादा है। जहां वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे वहां पर क्या होगा, लिक्विफिकेशन ज्यादा हो जाएगा और इजीली हो जाएगा। अब देखो वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे, कहां ज्यादा होंगे, ये कैसे पता चलेगा आपको, ये किस पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है। हम कहते हैं कि साइज जितना ज्यादा होता है वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर उतना ही ज्यादा होता है। अब चेक करो सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम, इन तीनों में से साइज किसका बड़ा है, टेलोरियम का बड़ा है। इसका मतलब टेलोरियम के केस में लिक्विफिकेशन क्या होगा, इजीली होगा। तो आप क्या कहोगे, अगला नंबर किसका आएगा, टेलोरियम का आएगा, फिर किसका आएगा, आपके पास सेलेनियम का आएगा, उसके बाद क्या आएगा, सल्फर का आएगा। सही ऑर्डर की बात करूंगी तो कैसे लिखूंगी, वाटर का सबसे ज्यादा, किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। उसके बाद किसका नंबर आता है, H2TE का नंबर आता है, टेलुरियम के हाइड्राइड का नंबर आता है। रीजन क्या है, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहां पर ज्यादा है, उसकी वजह से ये इजीली लिक्विफाई कर रहा है। उसके बाद किसका नंबर आएगा, H2SC का आएगा। लास्ट में आपके पास क्या आएगा, H2S आ जाएगा। किसका ऑर्डर है, लिक्विफिकेशन का ऑर्डर है। इस 2 पॉइंट को हमेशा याद रखना, ठीक है। अब देखो ये तो लिक्विफिकेशन का ऑर्डर है। लास्ट जो हमारे पास रह गया वो क्या है, वॉलेटिलिटी का है। मतलब कौन इजीली वॉलेटाइल करेगा, कौन वॉलेटाइल नेचर का जितना अच्छा होगा उसी के हिसाब से ऑर्डर बताना है। तो यहां पर आपके पास क्या रहेगा, उल्टा रहेगा। हमेशा ऐसे याद रखना, लिक्विफिकेशन का ठीक उल्टा है। मींस H2S का सबसे ज्यादा, फिर सेलेनियम का, फिर टेलोरियम का, और वाटर का सबसे कम होगा। रीजन क्या होगा, वही हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां पर एग्जिस्ट करती है। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि गैस में इजीली कन्वर्ट कौन कितना इजीली कर रहा है, तो ठीक इसका उल्टा आपको देखने को मिलेगा। आई होप यहाँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझसे पूछ लीजिएगा। इंपॉर्टेंट है, कॉपी में लिखकर जरूर देखना। थैंक यू।